everyone, welcome to Content Hub. So Trump versus BRICS nation. Recently BRICS समिट 2025 हुआ ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो पे, जो 6th एंड 7th जुलाई को हुआ। वेरियस एस्पेक्ट्स को लेकर डिस्कशन हुआ, लाइक टेरिफ थ्रेट्स फ्रॉम यूएसए, एंटी अमेरिकन पॉलिसीज एंड डी डॉलराइजेशन एफर्ट्स। इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट आता है कि ब्रिक्स नेशन के ऊपर 10% का टेरिफ ज्यादा लगाया जाएगा अमेरिका के द्वारा। अभी क्यों इन्होंने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया, इसको लेके इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले जान लेते हैं कि ये डी डॉलराइजेशन है क्या। देखिए, डी डॉलराइजेशन टर्म मैं कई बार यूज करने वाला हूं थ्रू आउट दिस वीडियो, सो इसका इंपॉर्टेंस, इसका मीनिंग आप सबके लिए जानना बेहद जरूरी है। देखिए, डी डॉलराइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग द डोमिनेंस ऑफ यूएस डॉलर। आप सबको पता होगा यूएस डॉलर किस तरीके से ग्लोबली यूज किया जाता है इन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, ट्रेड, फाइनेंस, हर एक जगह पे। तो इसका अगर डिपेंडेंसी कम किया जाता है तो माना जाएगा डी डॉलराइजेशन हुआ है। मतलब यूएस का जो डिपेंडेंसी है ये कम हो जाएगा इन ग्लोबल स्टेज। हिस्टोरिकली डॉलर नहीं था, हिस्टोरिकली क्या था? हिस्टोरिकली था ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग बिफोर वर्ल्ड वॉर 2, क्योंकि माना जाता है कि ग्लोबल रिजर्व करेंसी जिस कंट्री के पास ज्यादा है, ग्लोबली उस कंट्री का पावर ही ज्यादा रहेगा। अभी हिस्टोरिकली पावरफुल था पाउंड स्टर्लिंग, इसलिए यूके को बहुत ज्यादा पावरफुल समझा जाता था एक समय पे। लेकिन आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 जब ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के द्वारा 1944 में वर्ल्ड बैंक या फिर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड फॉर्म किया गया, उस समय यूके का जो पावर है वो यूएस के ऊपर शिफ्ट हो गया और डोमिनेंट ग्लोबल रिजर्व करेंसी हो गया यूएस डॉलर इन प्लेस ऑफ ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, मिरर्ड द शिफ्ट इन ग्लोबल पावर फ्रॉम यूके टू यूएस। और इन सब के बीच अलग अलग स्टेटमेंट, जैसे लूजिंग डॉलर इज लूजिंग लाइक वर्ल्ड वॉर, ट्रम्प के द्वारा इस तरीके से बोला जा रहा है। अभी ग्लोबली यूएस डॉलर का इंपैक्ट इतना ज्यादा क्यों है और यूएस इतना हेवीली डॉलर के ऊपर क्यों डिपेंडेंट? कुछ फैक्टर्स है, एक दो के ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा। जस्ट फर्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल वेपन। देखिए, डॉलर्स का जो डोमिनेंस है ना, वो यूएस को एक अनपैरेलल्ड पावर दे देता है, जिसके तहत यूएस जो फाइनेंशियल सैंक्शंस है अलग अलग कंट्रीज जैसे नॉर्थ कोरिया, ईरान, रशिया, इन सब कंट्रीज के ऊपर फाइनेंशियल सैंक्शंस लगा सकता है, क्योंकि हर एक कंट्रीज यूएस डॉलर के तहत ही ट्रांजेक्शन वगैरह करता है। अगर कुछ सैंक्शन लगाना हो तो वो ट्रांजेक्शन बंद कर देगा। तो इन मॉनेटरी टर्म्स यूएस एक ट्रेमेंडस प्रेशर क्रिएट कर सकता है अलग अलग कंट्रीज के ऊपर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस डिनोमिनेटेड इन डॉलर्स और क्लियर्ड थ्रू डॉलर बेस्ड सिस्टम। और यूएस इफेक्टिवली कट कर सकता है उस कंट्रीज को या फिर उस एंटिटी को ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से। अल्टीमेटली देखिए, पावर यूएस के हाथ पे है। और अगर डॉलर किसी भी तरीके से डॉलर का पावर कम हो जाता है, डॉलर का यूज कम हो जाता है, या फिर जैसे मैंने बताया डी डॉलराइजेशन हो जाता है, तो यूएस के हाथ पे जो ये सैंक्शन लगाने का वेपन है ये एक तरीके से बंद हो जाएगा। दूसरी तरफ है लोअर बोरोइंग कॉस्ट। लोअर बोरोइंग कॉस्ट एक और फैक्टर है जिसपे डॉलर्स और यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स का डिमांड ज्यादा रहने की वजह से यूएस गवर्नमेंट कैन बोरो मनी एट सिग्निफिकेंट लोअर इंटरेस्ट रेट, जिसको एक तरीके से सो कॉल्ड एक्सॉर्बिटेंट प्रिविलेज कहा जाता है। और इसके जरिए यूएस को हेल्प मिलता है टू मेंटेन ए हाई लेवल ऑफ स्पेंडिंग लाइक मिलिट्री बजट। अगर रिजर्व स्टेटस नहीं रहता है तो अल्टीमेटली बोरोइंग कॉस्ट ज्यादा होगा, टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होगा। तो दीज आर द फैक्टर्स जिसकी वजह से यूएस अभी टेंस्ड है। अगर ब्रिक्स नेशन के द्वारा कुछ डी डॉलराइजेशन स्टेप लिया जाता है तो अल्टीमेटली यूएस का इकोनॉमी खतरे में आ जाएगा। और हालांकि देखिए स्टेप लिया भी गया है, जिसको लेके इस वीडियो के एंड में मैं डिस्कस करूंगा। अभी फैक्टर आता है कि ब्रिक्स क्यों फॉर्म किया गया और ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा क्या स्टेप लिया गया है, चैलेंजेस क्या है। देखिए, ब्रिक्स कंट्रीज को इनिशियली फॉर्म किया गया था जो मेजर मल्टीलेटरल ग्रुपिंग्स है इनके अगेंस्ट। मेजर मल्टीलेटरल ग्रुपिंग्स में कहने का मतलब यह है कि वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, G7 ग्रुप, इन सब में देखिए वेस्टर्न व्यू पॉइंट का ही ज्यादा है एज कम्पेयर टू द ब्रिक्स नेशन। तो ब्रिक्स नेशन को ऐसे लगा कि हम लोगों को भी एक ग्रुप फॉर्म करना चाहिए जहां पे वेस्टर्न व्यू पॉइंट को हम टेकल कर पाएंगे अलग अलग फैक्टर्स में, जिसके वजह से ही ब्रिक्स ग्रुप फॉर्म किया गया था। हालांकि देखिए चैलेंजेस बहुत सारे, इस तरीके से ही एक ग्रुप फॉर्म करके यूनिफाइड करेंसी बनाना बेहद मुश्किल था, बहुत सारा चैलेंजेस था। एक यूनिफाइड ब्रिक्स करेंसी का आइडिया बहुत पहले से ही डिस्कशन में था और इसको एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन माना जा रहा था यूएस डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी कम करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम्स तो बहुत सारा था फॉर इट्स इंप्लीमेंटेशन, जैसे कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इंस्टीट्यूशनल इश्यूज। हर एक ब्रिक्स कंट्रीज का अलग अलग इकोनॉमिक साइज, डेवलपमेंट लेवल्स, फिस्कल पॉइंट्स अलग था, जो प्रैक्टिकली चैलेंजिंग था यूनिफाइड करेंसी बनाने के लिए। फॉर इंस्टेंस, चाइना सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, वेयर साउथ अफ्रीका जो जीडीपी है कंसिडरेबली स्मॉल है जितने भी ब्रिक्स कंट्रीज है इनके मुकाबले। भारत का अगर आप इकोनॉमी देखें तो कंसिडरेबली ज्यादा है आफ्टर चाइना, लेकिन अगर साउथ अफ्रीका के मुकाबले भारत का जो इकोनॉमी है वो थोड़ा ज्यादा है। इन डाइवर्स इकोनॉमीज को एक
एक सिंगल करेंसी में अलाइन करने के लिए एक डीप मॉनिटरी एंड फिस्कल कोऑर्डिनेशन की जरूरत था, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था क्योंकि हर एक कंट्रीज का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और इकोनॉमिक प्रायोरिटीज अलग अलग है। इसके अलावा भी देखिए पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स, हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द ब्रिक्स नेशन एक और मेजर वेरियर था। एज फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो भारत और चाइना का जो इश्यूज है, बॉर्डर डिस्प्यूट बहुत सालों से चलता आ रहा है, और इन सब इश्यूज को एक साइड में रख के एक यूनिफाइड करेंसी क्रिएट करना इन सब कंट्रीज के लिए इट वॉज क्वाइट चैलेंजिंग एक्चुअली। एक और फैक्टर है ब्रिक्स नेशन में जो यूनिफाइड करेंसी जनरेशन में बैरियर जैसा काम कर रहा था, और वो है डाइवर्सिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। लाइक ब्रिक्स स्टेट्स एग्जिस्ट अलोंग ए स्पेक्ट्रम। ये मैं कहना क्या चाहता हूँ, देखिए एंटी वेस्टर्न कंट्रीज था ब्रिक्स नेशन के अंडर ही, जैसे रशिया और ईरान को एंटी वेस्टर्न कंट्रीज है। उसके बाद अगर आप देखें भारत और ब्राजील जैसे कंट्रीज एंटी वेस्टर्न नहीं है और प्रो वेस्टर्न भी नहीं है, कुछ न्यूट्रल रोल प्ले कर रहा है इन नेशन के बीच। चाइना समवेयर इन between these four countries, so this creates an uneven push for de-dollarization. However, alternate strategies भी बहुत सारा था। ब्रिक्स नेशंस ने अलग अलग alternate strategies एक्सप्लोर किया जो डॉलर डिपेंडेंसी को कम करने के लिए। वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो था वो था कि कंडक्टिंग ट्रेड इन लोकल करेंसीज इन प्लेस ऑफ डॉलर। ब्रिक्स नेशन ने आप सबको पता होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक डेवलप किया था, जो क्या रोल प्ले करता है न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है, इसका रोल था फाइनेंसिंग करना इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को विदाउट रिलाइंग ऑन वेस्टर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, IMF। और जो लोन दिया जाता न्यू डेवलपमेंट बैंक से, इसको लोकल करेंसी में ही देने का प्लान बनाया गया था। इसके अलावा जो 2025 का जो ब्राजील में जो समिट हुआ, ब्रिक्स समिट, इस पे ये डिस्कशन किया गया कि NDB जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसका जो रोल है इसको और ज्यादा एनहेंस किया जाए। कैसे एनहेंस किया जाएगा, जो फाइनेंशियल सिस्टम्स है, वेस्टर्न फाइनेंशियल जो सिस्टम्स है, मेनली IMF या फिर वर्ल्ड बैंक, इसका डिपेंडेंसी को कम करना। पहले क्या होता था, NDB के द्वारा छोटा मोटा लोन दिया जाता था फाइनेंशियल जो इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। अभी प्लान बनाया गया है कि IMF जिस तरीके से 2 बिलियन, 3 बिलियन, 10-15 बिलियन लोन दे देता है, उसी तरीके से NDB को अगर खड़ा किया जाए तो शायद आने वाले समय में वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम्स के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाएगा। Another key strategy for de-dollarization is the development of financial transaction systems। अब सबको पता होगा US कंट्रोल जो नेटवर्क है लाइक स्विफ्ट दैट इज सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। स्विफ्ट का यूज ग्लोबली बहुत ज्यादा है, तो अगर इसका यूज कम किया जा सकता है और ब्रिक्स नेशन के द्वारा इसका कुछ ऑल्टरनेट सोल्यूशन निकाला जाता है, तो आने वाले समय में डीडोलराइजेशन का जो फैक्टर है या फिर यूएस के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कहीं हद तक कम हो जाएगा। और इन रेस्पॉन्स टू दैट ब्रिक्स नेशन ने स्टार्ट कर दिया है डेवलप करना देयर ओन पेमेंट सिस्टम टू रिड्यूस रिलायंस ऑन वेस्टर्न कंट्रोल्ड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। एज फॉर एग्जांपल मैं आप सबको बताना चाहूंगा, जैसे चाइना का एक क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम है जिसको चिप्स कहा जाता है, CIPS। ये एक नोटेबल एग्जांपल है जिसको डिजाइन किया गया है, जो ग्लोबल ट्रांजैक्शन है रेनमिनबी जो है, इसके जरिए ग्लोबल ट्रांजैक्शन किया जाएगा, जो चाइना ने डेवलप किया है। चाइना ही नहीं, रशिया के द्वारा भी डेवलप किया गया है एक सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मेजर्स, जिसको SPFS कहा जाता है। ये भी एक बहुत बढ़िया ऑल्टरनेट ऑप्शन है स्विफ्ट का। देखिए इस वीडियो के जरिए मैंने डिस्कस किया किस तरीके से ब्रिक्स नेशन का जो चैलेंजेस है या फिर उसको कैसे टेकल किया जा सकता है फॉर डी-डॉलराइज, और यूएस का डिपेंडेंसी ग्लोबल लेवल पे किस तरीके से कम किया जा सकता है। इसके ऊपर अगर कुछ अपडेट आता है तो डेफिनेटली मैं एक और अपडेटेड वीडियो लेके आऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। यू कैन टाइप योर व्यूज एंड सजेशन इन द कमेंट सेक्शन। जय हिंद, जय भारत।